अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। चलते हैं, देखते हैं आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन जी, तो आपने देखा उनका प्रोफाइल। हमारे साथ मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो करते हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी इनका ताल्लुक है और ऑयल का एक इनका ब्रांड है वो भी रन कर रहे हैं अजवा हेयर ऑयल के नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान रोशन। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से हुई? कंस्ट्रक्शन की बिजनेस से, रियल एस्टेट के बिजनेस से, या फिर आपने स्पोर्ट्स में पहले कदम रखा? देखिए, हमारा माशाल्लाह अपना रियल एस्टेट का 30 साल पुराना बिजनेस है मेरे फादर का। अच्छा जी। अच्छा। और मैं इस बिजनेस में तकरीबन कोई 8 साल से इन हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन आप समझे 2008 से 16 तक के दुबई में था। तो वहाँ पे भी हम लोग रियल एस्टेट करते थे, लेकिन वहाँ मार्केट जो है वो मतलब इतनी मुनासिब थी नहीं, तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नजर आई। और हमारा अपने मुल्क में अपना मुल्क तो खैर टॉप पे ही है और फादर का माशाल्लाह वेल ऑफ बिजनेस था, तो मैंने ये सोचा कि अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए बजाय इसके कि मैं इधर उधर जाऊँ। सही। तो वहाँ से आपने अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ का बाकायदा आगाज़ किया। 8 साल हो गए हैं आपको इस बिजनेस में? जी बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स का भी शौक आया, बाद में आया या पहले से था? स्पोर्ट्स तो खैर आपको पता है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी को ही शौक़ होता है और क्रिकेट का ख़ास तौर पे शौक़ है। अच्छा। और क्रिकेट भी मुझे तकरीबन, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा था, लेकिन जब दुबई गया था तो उस टाइम क्रिकेट मेरी ख़त्म हो गई थी। 2016 में आके कम बैक किया, फिर अपनी हार्ड बॉल क्रिकेट के अंदर एंट्री की। तो आज ये कि माशाल्लाह कराची की बड़ी टीमों में से एक टीम है मेरी क्रिकेट में। जी, क्रिकेट के अंदर। और ये कि लियारी ईगल्स एक मैंने ली है टीम। अच्छा। जो कराची प्रीमियर लीग के अंदर है। हाँ। जिसमें लाइव मैचेस इंशाल्लाह हमारे आएंगे दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर। अच्छा। जी, तो उसमें एक टीम माशाल्लाह मेरी भी है। और 2018 में जो सीज़न हुआ था इसका, तो उसमें पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद हुसैन, वो भी इसी टीम से निकले थे। तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगता है कि चलें मुल्क को एक कोई हमने प्लेयर दे दिया। बिल्कुल। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप। बच्चे जो हैं वो किस कदर इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है? देखें, इंटरेस्ट तो लड़कों का क्रिकेट में ज़्यादा है। जो चीज़ मुझे ख़राब लगती है वो ये लगती है कि देखें कराची के अंदर एक बहुत गलत ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। क्या? वो ये है कि क्रिकेट जो खेलते हैं अच्छे लड़के, तो वो सोचते हैं कि यार हम पैसे ले, टीम ऑनर से पैसे चार्ज करें। 1000 1500 ये रेट्स हो गए ना। और टूर्नामेंट्स के लिए कोई 2000 2500 भी ले रहे हैं। तो ये मैं सारे टीम ऑनर से अपील करूंगा कि भाई ये आप ना करें। इससे आप क्रिकेट बर्बाद करेंगे। वो अपना फ्यूचर समझते हैं, बस ये 2-2.5 हज़ार रुपए की सोच उनकी रह जाती है, तो उनका करियर आगे तबाह हो जाता है। क्योंकि फिर वो बात सिर्फ पैसे की हद तक रह जाएगी, शौक खत्म हो जाएंगे और फिर बच्चे जो है वो यही सोचेंगे हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। और बिल्कुल दैट्स वेरी बैड। और इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं लाहौर और इस्लामाबाद को या ऑल ओवर पाकिस्तान, तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि कोई लड़का छोटी सी छोटी भी जॉब करता है, वो भी ग्राउंड फीस के अंदर 200 300 400 रुपये मिलाता है। तो उससे ये अच्छा है कि उससे पता चलता है उसको शौक है, तो वो डिजर्विंग भी है। तो मैं समझता हूँ अगर वहाँ से ज़्यादा लड़के, यहाँ से ज़्यादा लड़के वहाँ से निकल के आते हैं, तो वो पॉजिटिव उनकी सोच है, इस वजह से आते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ बंद होनी चाहिए कि 1500 आप बच्चे को लगा रहे हैं, ये बहुत बंद होनी चाहिए। मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ, लेकिन खैर कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे अच्छा होते सारे कौन है, जो पंजाब साइड से आए हुए हैं, जो KPK से आए हुए हैं, वो आके यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। वो अपनी सिटीज़ में ये नहीं करते। तो ये सोर्स ऑफ इनकम या उनके पास कोई नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि यार
चलो हमें यहाँ से 2 पैसे मिल जाएं, लेकिन गलत सोच है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है इनकी। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी जो हॉकी हमारा कौमी खेल है, हॉकी के बारे में आजकल इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं जितना फैसिलिटेट क्रिकेट को किया जा रहा है। देखिए हॉकी अगर आप बात करें तो हॉकी भी सबसे गलत जो चीज़ है, कौमी खेल तो है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोई सपोर्ट थी नहीं। What do you think about it? What is the reason behind this? रीजन अच्छा, एक तो ये कि हॉकी कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप रोडों पे खेल सकें, सही है ना? उसके लिए स्पेसिफिक क्रिकेट आप रोड पे खेल सकते हैं। तो बच्चा जब बड़ा होता है वो देखता है कि यार रोड पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो उसको एक ऑटोमेटिकली शौक उसके अंदर ब्लड में आ जाता है। तो ये एक चीज़ है। प्लस हॉकी अब मैं नहीं समझता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सकेगी। आप चाहे कितना गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी ना, तो हॉकी का शौक हमारी नेशन के अंदर ख़त्म होता दिखाई रहा है, क्योंकि हम लोग जाते हैं किसी भी टूर पे हार के आ जाते हैं। या तो फिर हम जीत रहे हो तो मुल्क के अंदर हमारा नाम हो, उनकी न्यूज़ चैनल्स पे खबरें आए तो बंदा बोले कि नहीं यार चलो हम हॉकी के अंदर, फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। फिलहाल तो क्रिकेट में जीतते हैं, क्रिकेट की टीम हमारी बहुत अच्छी है और इस वजह से फिर क्रिकेट को ही सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है क्रिकेट के बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो है? हॉकी है और स्क्वैश है, ऑब्वियसली टेबल टेनिस है, ये बाकी स्पोर्ट्स को क्यों नहीं देखा जा रहा? देखिए बाकी स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए। अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं देखा जा रहा। अब तो ये तो गवर्नमेंट का काम है और के लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। और दरअसल लाइव मैचेस भी नहीं आते इतने ज़्यादा। एक तो लाइव मैचेस अगर आप फुटबॉल के देखें तो टीवी पे इतने ब्रॉडकास्ट नहीं होते, तो वो भी एक वजह है। और दूसरा ये कि अभी एक नया गेम लॉन्च हुआ है मिक्टॉस के नाम से, मिक्टॉस फुटबॉल। अच्छा जी, तो वो पाकिस्तान में भी ऑफिशियल गेम है और सिंध के अंदर जो है उसके अंदर मैं बड़ी वर्किंग कर रहा हूँ कि उस गेम को प्रमोट करने की। तो उसका रूल ये है कि उसके अंदर 4 लड़के होंगे, 3 लड़कियां होंगी। अच्छा, वो मिलके खेलेंगे। अच्छा, या 4 लड़के हों 3 लड़कियां, या 4 लड़कियां हों 3 लड़के हों। लेकिन टोटल जो है 7 खिलाड़ी चाहिए। 7 खिलाड़ी चाहिए, वरना फुटबॉल में ज़्यादा होते हैं। देखिए वो गेम जो है वो इसमें ये कि अच्छा कोई आपस में टकरा गया ना, कोई लड़का लड़की से टकराया तो फाउल। तो उसके रूल्स बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। तो ये कि अब रेगुलर बेसिस पे हम लोग, मतलब उसके लिए भी एक आपको ग्राउंड चाहिए और एक बॉल चाहिए, यानी कि उसमें 7 प्लेयर्स आपको चाहिए और उसमें भी आपको ग्राउंड चाहिए और फुटबॉल की तरह बॉल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड चाहिए, लेकिन उसका जो ग्राउंड है वो छोटा होता है। हाँ। नॉर्मल फुटबॉल ग्राउंड काफी बड़े होते हैं। तो और इसका जो गोल होता है ये डी गोल होता है। एक तो बहुत बड़ा गोल। ये नई गेम है जो कि जिसको एंटर कराना चाह रहे हैं आप? कराना चाह रहे हैं और बहुत लोगों का इंटरेस्ट है दरअसल, क्योंकि हमारे पास इस टाइम माशाल्लाह कोई कराची से अच्छे खेलने वाले, जो कराची की टीम है, कोई हमारे पास 40 से 45 हैं, जिनमें तकरीबन 16 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं सारे। और उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। प्लस वो सब जितने भी हैं वो यंगस्टर्स हैं। लोगों का इंटरेस्ट है, बच्चों इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट है। प्लस मैं उसके अंदर स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ और जो है मतलब अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ। और इंशाल्लाह अनकरीब देखें, अल्लाह ने चाहा तो ऑफिशियल ट्रिप है नेपाल के लिए। तो उसकी भी हमारी कोशिश है कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। कब होगा, टीम बनेगी। अच्छा है, चलें इस तरह हम अगर सोचेंगे कोई एक एडिशनल गेम, जैसे अभी आप बात कर रही थी, क्रिकेट से हटके कोई अगर गेम आएगा और लड़कियों को भी अगर आएगा तो ये वाला गेम होगा। इसमें लड़कियों को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमें अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। पहले ये होता था कि लड़कियों के स्पोर्ट्स तो ना होने के हद तक की थे। अब उनको थोड़ा सा घर वाले इजाजत नहीं देते थे और अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। देखिए पेरेंट्स को अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अभी तो हम 2023 में है ना। आई जस्ट थॉट अबाउट दिस कि मैं देखती हूँ कि अभी तो लेडीज जो हैं वो बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स में आ चुकी हैं। अब वो पहले वाला जमाना तो नहीं रह गया। अब होना भी नहीं चाहिए, जाहिर बात है। देखें 1990 में और 2023 में फ़र्क है। अब आप पूरी दुनिया को देखें, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई और हम अभी अपनी वही पुरानी सोच लेके बैठे हैं। तो हमें भी अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों, खासतौर पे जिनकी बेटियां हैं, तो अपनी बेटियों पे थोड़ा बिलीव रखें ना। आप उनको घर से निकलने दें, आप उनको गेम में आगे आने दें। और हमारे अगर लड़के लड़कियां दोनों ही बाहर निकलेंगे और अच्छा अगर रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कंट्री को, तो उससे हमारी कंट्री को बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, ज़्यादा रुझान जो है वो मतलब इंटरेस्ट लड़कियां ले रही हैं या लड़के ले रहे हैं? देखें लड़कों का तो खैर इंटरेस्ट है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों के और अब जब से ये आ गई ना 2-3 ऐप्स आ गई हैं मोबाइल की, तो लड़कियां और लड़के ज़्यादातर उसमें लग गए हैं।
और या तो गेम्स में लग गए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली आप बात करें तो लड़कों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, लड़के बहुत आगे हैं इन चीज़ों में। सही सही जी, क्योंकि लड़के ज्यादा तेज होते हैं। लड़के तेज होते हैं, प्लस ये उनका बाहर आना जाना होता है, हाँ, एक्टिव ज़्यादा होते हैं और उनको पता भी जी, होता है हर चीज का। पेरेंट्स की तरफ से रोक टोक भी नहीं होती। हाँ, जी, ये सबसे ये बड़ी बात है। हाँ, इसको जो है इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि अगर लड़कों की तरफ से पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि लड़का है कर लेगा, यही बात लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं कितने ऐसे फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जिनके घर में जो बेटी है वो बेटों का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उस पर बिलीव किया है। हाँ, और वो आप अच्छा अर्न भी करती हैं, और मतलब वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बड़ा करते हैं अपने बच्चों को बिल्कुल ना। ऐसे, बिल्कुल। आप बेटी को भी बेटा समझ के बड़ा करें। हाँ, हालांकि बेटियां जो होती हैं वो बेटों से ज्यादा हसास होती हैं और एहसास करने वाली होती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और बस पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा बराबरी रखें इस चीज़ के अंदर, कि लड़कियों को भी अपनी थोड़ा सा उन रोक टोक कम करें। नहीं, आप दैट्स वेरी उनकी इंपॉर्टेंट। तरबियत अच्छी करें कि आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कुछ इक्वली होगा नहीं। दोनों को राइट्स मिलने चाहिए, जो आजकल लड़कों को मिल रहे हैं वही लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो जो हैं वो अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह अगर रखेंगे तो बेटियां जो हैं वो बाहर लड़ सकेंगी। मैं समझती हूँ फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बाहर निकलने। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, इसके अलावा जो है आप एक ऑयल का ब्रांड भी रन कर रहे हैं, अजवा हर्बल हेयर ऑयल के नाम से एंड सिल्क एंड स्लीक के नाम से। ये कब से आप रन कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन ऑयल को अभी हमने रजिस्टर कराया तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, अब पूरे पाकिस्तान में हमारा कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम ऑन है। तो ये फायदेमंद है? फ़ायदेमंद तो अब देखें, ये तो नहीं है कि मेरा ब्रांड है तो मैं बोलूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी यूज़ करता है तो वो फिर हमें रिकॉल करते हैं कि यार ऑर्डर रिकॉल आता है, रिस्पॉन्स फिर अच्छा आता है, बहुत अच्छा है। और हमारे फिर बार बार ऑर्डर उनके पास जाते हैं। हमारे काफ़ी कस्टमर्स पाकिस्तान में बन गए हैं, और कनाडा में हमारे बहुत कस्टमर्स, क्योंकि यहाँ से कनाडा जाता है फ्रिक्वेंट हमारा ऑयल। तो ये कि मैं इंशाल्लाह आपको भी दूंगा, आप भी यूज़ कीजिएगा। नहीं जरूर, तो मैं आपको बिल्कुल आप फिर बताइएगा इसी टीवी में बैठ के लेकिन कैसा मुझे ऑयल है। ये बताएं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है कितने अरसे के बाद इसका रिजल्ट मिलता है आपको? वो होता है ना कि आप 3 महीने किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें या 4 महीने करें, उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट मिलता है। इसको इस्तेमाल करने में कितने देर के बाद रिजल्ट मिलेगा आपको? विद इन 15 डेज जो है ना, अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करेंगी, विद इन 15 डेज आपको रिस्पांस पता चल जाएगा। जी, आपका हेयर फॉल जो जिसका भी है ना वो बंद हो जाएगा। हेयर फॉल बंद होगा, प्लस आपकी जो है ना उसका लंबे होना शुरू हो जाएंगे, तेजी से बाल। जी, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा और सिल्की हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप यूज़ करिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा ऑयल है। तो इसका जो यूज़ है वो क्या है? रोज रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के वॉश कर लें? जी, बस यही तरीका है इसका। और एक दिन छोड़ के भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन पूरी रात जो है वो कहते हैं कि ऑयल लगाने से बाल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। आजकल जो है हमारे हेयर स्टाइलिस्ट भी हमें कहते हैं कि अगर आप ने जो है ऑयल लगाना है तो मैक्सिमम आप 1 घंटा सर पे रखें और उसके बाद आप वॉश कर लें। लेकिन आप बता रहे हैं पूरी रात आपको लगा के सोना ये तो मैं आपकी बात आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि अगर रात को नहीं लगा के रख सकते। लेकिन अगर आप देखें प्रैक्टिकली पूरी रात लगाना पड़ता है, सुबह उठ के आप वॉश करें। ऑयल तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी है। ओके, यानी कि इसका रोज का इस्तेमाल करना होता है। चलें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे विद इन 15 डेज अगर मुझे भी अच्छा रिजल्ट मिला तो फिर मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी। और अब मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आप का जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेन बिजनेस आपका वही है, मतलब आपका फोकस उसी पे है। कितनी अभी तक बिल्डिंग्स बना चुके हैं, क्या क्या बना चुके हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। हमारा 30 साल पुराना रियल एस्टेट का बिजनेस है, डिफेंस के अंदर ही। तो हमें तौहीद कमर्शियल में हमारा ऑफिस है, और एक ऑफिस हमारा फेज 8 में है। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद इरफान रोशन साहब के साथ। तो आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, आपका डिफेंस में ऑफिस है, तौहीद कमर्शियल पे, और फेज 8 में। और फेज 8 में। अच्छा, हमारा ये कि माशाल्लाह 30 साल पुराना बिजनेस है, और बड़ा वेल नोन हमारा माशाल्लाह नाम है मार्केट के अंदर। मेरे फादर को तकरीबन हर कोई जानता है। जी, तो ये कि हम पहले 2010 से हमने स्टार्ट की, फिर कंस्ट्रक्शन। सही।
बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन में थे, तो बड़ा अच्छा लगा ना कि एक रियल एस्टेट से फिर कंस्ट्रक्शन में आए। तो और कंस्ट्रक्शन के अंदर सीधी बात, ये पैसा देखें बहुत है उसके अंदर। बिल्कुल और उसमें ये कि कोई ऐसा इन्वेस्टर भी आता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं बोलते हैं यार हमें आप लैंड ले दें और हमें आप बेंगलोर बना के दे दें, तो फिर उसको रीसेल करेंगे तो फिर उसमें काफ़ी प्रॉफिट्स हैं। अच्छा। जी, तो वो है। प्लस अब हम लोग आ गए कमर्शियल की तरफ। ओके। अब हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग्स। अच्छा। और एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, देखिए बहुत से लोग हैं जिनकी सोच ये है कि यार डिफेंस में बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। हाँ। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नॉर्थ कराची में, गुलशन इकबाल में जाके ले लेते हैं, डिफेंस में नहीं आते हैं। हालांकि डिफेंस में 3.5 करोड़ रुपए का भी 500 गज का प्लॉट आपको मिलता है। ये आप हमारे शो की वजह से आप लोगों को बताएं कि डिफेंस महंगा नहीं है। बिल्कुल महंगा नहीं है। प्लस वहाँ पे जो लोगों की सोच है ना कि पानी नहीं है, पानी है, बिल्कुल है। टैंकर से आता है नहीं, पानी। टैंकर से इस तरह है, देखिए आप सीबीसी में जाके एप्लीकेशन दें, आपको महीने के 20 टैंकर्स फ्री मिलेंगे, तो आपको परेशानी नहीं है। आपको तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और प्लस सेफ्टी है, खासतौर पे फेज़ 8 जो है अभी अंडरग्राउंड, वहाँ पे बिजली का सिस्टम है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे अभी 1 साल के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि जिसको अगर पैसे 2 बनाने हैं तो फेज़ 8 में इन्वेस्ट करें। ओके, यानी कि आपके पास आएँ और आपका जो पता है वो हम एंड पे दे देंगे। जिसको इंटरेस्ट होगा वो सैयद इरफान रोशन साहब के साथ जो है वो कांटेक्ट करें। बात हो रही थी जनाब आपकी स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। वेयर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए और स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से था, यूनिवर्सिटी कहाँ तक पढ़े? देखिए जो मेरी पैदाइश है, कोरंगी एक एरिया है कराची में। बिल्कुल है जी। तो कोरंगी में मेरी पैदाइश थी, लेकिन यहाँ से 93-94 में हम लोग मूव हो गए थे डिफेंस। ओके। जी। और फिर मेरी सारी जो स्कूलिंग है कराची, दी कराची स्कूल था, फिर क्लिफ्टन ग्रामर स्कूल, यहाँ से मैंने पढ़ा है। हाँ। और यूनिवर्सिटी मेरी जो थी वो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। ओके। जी, वहीं से फिर मैंने बीकॉम किया, सब किया। ओके। फिर मैं शादी थोड़ी जल्दी हो गई और शादी यूनिवर्सिटी करके में पसंद की थी लड़की? नहीं, हमारे मतलब मेरे फादर के एक कज़न है, सेकंड कज़न, उनकी बेटी थी। तो ये अरेंज मैरिज है? वन साइडेड लव कह लें आपके, मतलब मेरी पसंद की थी, मुझे कहीं अच्छी लग गई तो फिर अच्छा, आपको प्यार हुआ? जी, प्यार क्या होता, मुझे अच्छी लग गई थी। मैंने कहा यार अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि भाई इतनी अच्छी है और मुझे अच्छी लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हाथ से निकली, तो मैंने कहा भाई मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा। और यही वाला तो ये मोहब्बत ही हुई, वन साइडेड हो गए। और मेरी वाइफ को तो पता भी नहीं था कि भाई ये इस तरह करके रिश्ता तो भेजेंगे। आपने उनको बताया तो उनको यकीन आया, उनको आपसे मोहब्बत हुई? फिर मोहब्बत तो हो गई, बिल्कुल हुई। ज़ाहिर बात है शादी होती है तो शादी के बाद तो नेचुरल सी बातें हो जाती है ना। और 2 साल का गैप था तकरीबन, जिसमें मंगनी रही थी हमारी। और पेरेंट्स ने बड़े अच्छी तरीके से ना चीज़ों को कंट्रोल किया। यानी कि पहले आपने पसंद किया, फिर आपने पेरेंट्स को भेजा और उन्होंने फिर हाँ कर दी? जी, हाँ भी, बस ये जवाब देने का कोई वो था नहीं कि मुंडे को जवाब दे नहीं सकते थे। एक होता है ना कि मेरे दादा की फेस वैल्यू थी, तो मेरे दादा के फर्स्ट कज़न जो थे उनकी पोती थी मेरी वाइफ। तो एक होता है, उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ मना नहीं कर सकते। तो कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो हाउ इज गोइंग एवरीथिंग? ऑल गुड माशाल्लाह, ऑल गुड। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि भाई देखें, डिले जो बहुत से लोग करते हैं अपनी शादी करने में, वो ना करें। बहुत एक लोगों को हुआ है कि 20 साल हो आपकी एज तो आप अपने बेटे की शादी करते हैं, उसके बाद शादी कर लें। आजकल यही नहीं, करियर भी बनाना ज़रूरी है एक तरह से। अगर किसी के पास मतलब कुछ सहूलियात नहीं है घर के अंदर और उनको अपने बेटे को बाहर निकालना है कि यार चलो वो घर को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, वो एक मजबूरी है। हाँ, कोई अगर वेल ऑफ फैमिली है तो उन्हें चाहिए अपने बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाए और उसके बाद उसकी शादी करें। 21-22 की एज में मैक्सिमम करते हैं, शादी हो जानी चाहिए। शादी हो जानी चाहिए। ओके। वरना फिर वो आगे पीछे कहीं भटके फायदा नहीं। ऐसे ही है। ओके, हाउ मेनी किड्स यू हैव? 2, एक बेटा एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी, बेटा बड़ा है, छोटी बेटी है। अच्छा। तो आपकी शादी को माशाल्लाह से 18 साल हो गए। 18 सालों में कौन जो है एनिवर्सरी भूलता था पहले? एनिवर्सरी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं भूले। आप? नहीं, भूला नहीं, याद रहती है हमेशा। आपको याद रहती है, उन्हें भी याद रहती है। उनको याद कराना पड़ता है? नहीं, किसी को याद नहीं कराना पड़ता। उनकी चाहे बर्थडे हो, चाहे मेरी बर्थडे हो, उनकी हमारी एनिवर्सरी हो, तो सब याद रखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली हमारी सेलिब्रेट करती है। अभी लास्ट मंथ ही हम लोगों ने माशाल्लाह सेलिब्रेट की, एनिवर्सरी थी मेरी। तो बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह, ये कि हर चीज़ बाउंडिंग बहुत अच्छी है। मतलब पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है। पेरेंट्स ने हमें रखा हुआ ऐसा है कि हम मतलब हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह एक क्वालिटी लाइफ माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब पेरेंट्स जो होते हैं घर के बड़े आपको सपोर्ट कर रहे हों तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो ही जाती है। खाने मुझे बताएं किस तरह के पसंद है आपको?
खाने में अब यही घर वाले सब देख रहे होंगे, खाने का बस ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा खाने का शौक है। अच्छा, डाइनिंग ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ के बाहर ही खा रहा होता हूँ, डाइन आउट बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। बहुत ज्यादा करते हैं। जी, और तकरीबन कराची के और इस्लामाबाद की जितने भी ये रेस्टोरेंट्स के मैनेजर हैं सब मेरे को जानते हैं। सब आपको जानते हैं, तभी आपकी वाइफ जो है वो इतनी प्यारी हैं, क्योंकि खाने बाहर खिलाएंगे तो वो बेचारी चूल्हे के आगे थोड़ी जाएगी। खैर, आपने खाना कभी बनाया अपनी वाइफ के लिए? नहीं, मुझे बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है? कभी नहीं। चाय भी नहीं आपने बना के दी? चाय अभी पिछले दिनों एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि हम लोग गए एक इस्लामाबाद में, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, पापा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम उनके घर गए तो वो अंकल मेरे से बड़े फ्रैंक हैं। okay. उनकी और हमारी फैमिली बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा यार आओ अपन लोग मिलके चाय बनाते हैं, लेडीज़ को बैठे रहें। तो मैं चला गया। उन्होंने कहा यार तुम्हें आती है चाय बनानी? मैंने कहा बिल्कुल आती है, चाय बनाते हैं। अच्छा, तो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसके अंदर मुझे या तो फिर कप उनके बड़े थे, क्या उनके कप में भरता क्या, उन्होंने 6 कप हमें बनानी थी, तो बड़े कप के हिसाब से पत्ती मैंने कम डाल दी। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ उनके घर वाले किसी ने चाय, उनका मूड नहीं था पीने का, मेरे घर वालों ने सब देख भी रहे मेरी तरफ, पी भी रहे, सबने कप भरा हुआ पूरा कर दिया। बाद में घर जब आए तो मैंने पूछा कि चाय कैसी थी? उन्होंने कहा बनाई किसने थी? मैंने कहा मैंने बनाई। तो वो फिर सबने बड़ा एक आ गया, यार इस तरह होता है, इतनी पत्ती डलती है। तो मुझे चाय भी नहीं बनानी आती। नहीं बनानी आती। मतलब कि आपकी वाइफ ने आपको इतना खुश रखा हुआ है कि आपको किचन तक भी नहीं जाने देती है। खुश रखा है, किचन तक भी नहीं जाने देती, और मैं भी वाइफ को किचन तक नहीं जाने देता। आप दोनों, इसीलिए तो यही तो आपकी शादी का हमने शेफ रखा हुआ है घर के अंदर, लेडी शेफ है, तो वो माशाल्लाह बनाती है खाना। अच्छा, यही तो आपकी अच्छी जिंदगी का राज है, वरना लोगों के तो मसले ही खत्म नहीं होते। खैर, एनीवेज, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप कंस्ट्रक्शन का जो आपका बिजनेस है, आप उसको कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह के चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ, लोग जो नेगेटिव हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं ना कि ये हो जाएगा, डॉलर इतने का हो जाएगा, गोल्ड खरीद के रख लो, और अपने मुल्क का ख्याल नहीं करते। इट हैपेंस, यू नो, ये चल रहा है आजकल, गलत चल रहा है ना। आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि यार चीज़ अच्छी होगी। और मैं आपको बताऊँ, इंशाल्लाह 1 साल के बाद आप देखिएगा हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी हमारा गवादर का जो एयरपोर्ट है, सिर्फ आप इसकी ओपनिंग हो जाने दें, आप खुद मुझे बोलेंगी कि 2024 जो इंशाल्लाह आएगा पाकिस्तान के लिए, ये कर्जे भी उतरना शुरू हो जाएंगे और हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा जो है आगे की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे पॉजिटिव सोच नहीं रहे हैं? सोच नहीं रहे, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव इस वजह से सोच रहा हूँ, मुझे पता है हमारी आर्मी माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है, और हमारी आर्मी की ही वजह से अब हमारा कर्जा उतरना शुरू होगा। अब ये बलूचिस्तान में गवादर में जो होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे अनकरीब। चलें, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह करे आपकी सारी जो बातें हैं वो सच साबित हो जाए, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो हुई है, अगर आप कंपेयर करें 2-3 साल पहले से, तो महंगाई काफ़ी हो गई है। ख़ास तौर पे बस ये कि थोड़ा बिजली के बिलों का जो है ना, जो कोई गरीब है, कोई बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका भी बिजली का बिल इतना आ जाता है कि जितनी उसकी सैलरी नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादती है, पेट्रोल की ज़्यादती है। आप थोड़ा अगर कुछ नहीं तो आप कुछ इस तरह का एक वो बनाएं कि कोई अगर बंदा बाइक पे है और वो स्टेटस अच्छा नहीं है उसका, तो आप उसको थोड़ा पेट्रोल इतने मुनासिब पैसों में दें, उनके लिए अलग पेट्रोल स्टेशन बना दें। आप उनको थोड़ा मुनासिब पैसों में दें, क्योंकि आपको अब पीछे से पेट्रोल बहुत कम का मिल रहा है। क्योंकि लोग इस कदर एंजाइटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया लोगों में महंगाई की वजह से। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली तो कहीं नज़र ही नहीं आती है। और लोगों की देखें एक गलती और भी है ना, अब लोग भी कितने ऐसे हैं कि जो नॉन फाइलर हैं। अब लोगों को भी चाहिए फाइलर हो जाए, टैक्स पे करें ना। हमारे मुल्क में सिर्फ 20 लाख लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। हमारी आबादी आज सुबह की मैं रिपोर्ट देख रहा था 24 करोड़ पे पहुंच गई पाकिस्तान की आबादी। 20 लाख टैक्स देगा तो फिर हमारा मुल्क कैसे चलेगा? ये तो फिर कर्ज बढ़ता रहेगा इसके अंदर। लोग टैक्स पेयर होंगे, टैक्स दें सब लोग, और थोड़ा सा हुकूमत को भी, लोगों की भी सपोर्ट चाहिए। अभी तो आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, देखिए आगे जो है अल्लाह करे कोई अच्छे लोग आए तो हो सकता है हमें भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन की ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, आजकल के हालात में किस तरह का सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक DHA फेज 8 की, सही है ना, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है बिजनेस अच्छा चल रहा है। जी, क्यों ना, हमें आपकी मार्केट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी किस्म का लॉस नहीं हुआ? नहीं, लॉस अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। और ये कि थोड़ा सा स्लो हो गया था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि जो एरिया है ना मुर्तज़ा कमर्शियल, तो वहाँ पर तो आप ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाइएगा। तो वो ऐसा एरिया है कि आप समझ लें
पूरे कराची से एक डिफरेंट एरिया बन गया है वो। अच्छा। और बहुत ज़्यादा लाइटिंग है वहाँ पे, आप रात को जाते हैं और एक से एक रेस्टोरेंट आपको वहाँ मिलेगा और पार्किंग बहुत बड़ी है और आप एक बड़ा पीस ऑफ माइंड है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और कोई कमर्शियल अगर अपना बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है फेज 8 का जो एरिया है वो बेस्ट एरिया है कराची का इस वक्त। कराची का बेस्ट एरिया है और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई 5 या 10 करोड़ रुपए का खर्चा करता है नाज़माबाद में, हाँ। गुलशन में, हाँ। तो आप एक लग्जरी नहीं जी रहे। आप डिफेंस में आज 5 करोड़ रुपए में भी लग्जरी में रह सकते हैं। बस ये आपको अपनी सोच चेंज करनी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों है लोगों के दिमागों में, डिफेंस इतना एक्सपेंसिव क्यों है? देखें, एक इंसान पूरी ज़िंदगी रहा ही अपने एरिया में। बहुत से लोग हैं उनके साथ मसला ये, वो कहते हैं यार हमारा पुराना इलाका हम छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। अब ये थोड़ा सा आप जब तक के निकलेंगे नहीं ना उस एरिया से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी फिर सोच उसी हद तक के रहेगी। आप थोड़ा डिफेंस इस टाइम पूरे पाकिस्तान का, पूरे कराची का सबसे टॉप का एरिया, आप आएँ, आपके बच्चों का फ्यूचर वहाँ बहुत अच्छा है, स्कूलिंग अच्छी है और आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत मिलती है, सिक्योरिटीज़ हैं और आपकी एक लिविंग लग्जरी जो आप समझते हैं कि आपको बाहर मुल्क में मिलती है वहाँ मिलती है। सोसाइटी बनी हुई है वो जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, कोई गेटेड सोसाइटी नहीं है वो। DHA फेज 8 इटसेल्फ आप समझ लें डिफेंस के अंदर 26 कमर्शियल्स बने हुए हैं। सही। उससे एक अकेला कमर्शियल फेज 8 उन सबसे बड़ा है। अब बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है और ये सीव्यू के अतराफ में ही है। हाँ। और बहुत मशहूर वहाँ पे न्यूप्लेक्स सिनेमा है और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लग्जरी चाहता है तो फेज 8 में। ये नहीं कि मेरा अपना ऑफिस है, मैं अपना वहाँ काम कर रहा हूँ, हमसे नहीं, आप किसी से भी लें, लेकिन आप थोड़ा सा अपना रुझान बच्चों का अपना वहाँ करें, उनका फ्यूचर वहाँ अच्छा है। क्वांटिटी क्या है लोगों में? लोग आते हैं आपके पास, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा क्या होती है, किस बारे में डिमांड करते हैं वो? देखिए, डिपेंड ऑन द क्लाइंट। What people want most of the time, मतलब आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, what they want? देखिए, अच्छा हमारी अपनी जो बिल्डिंग्स हैं कभी कभार हमने उसके बैनर्स लगाए हुए होते हैं रेंट के लिए ना। हाँ। अब लेट सपोज क्योंकि वो वहाँ पे मतलब बड़ी कॉस्टली भी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ। एक बिल्डिंग है उसका रेंट बड़ा अच्छा है, लाखों में है ना। तो वो बंदा आया, उसने कहा कि यार हमें जो है ना ये जगह पसंद आ गई है। वो था वो चाय के होटल वाला बंदा। अच्छा। सही। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी है इटसेल्फ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। अच्छा। तो अब वो बंदा आया, उसने कहा कि भाई मुझे ये किराए पे चाहिए। मैंने कहा आपका बजट कितना है? हाँ। उसने कहा कि हम बस जो है ना आपको 25,000 रुपये में हमें ये जगह पसंद है। मैंने कहा यार आपको पता है, मैंने यार देखें वो अपने हिसाब से बात कर रहा है तो मैं उसकी इंसल्ट तो नहीं करूँगा। हाँ। मैंने उसे बोला कि यार देखें आपको पता है इसका रेंट कितना है? उसने कहा नहीं कितना है? मैंने उसे बताया इस जगह का रेंट जो है 22 लाख रुपये है पर मंथ। तो वो उसने फ़ौरन लाइन काट दी। तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास और कितने ऐसे आते हैं कि जो अभी माशाल्लाह एक हमने बिल्डिंग जो है एक बड़े बैंक को बेची है, उन्होंने हमसे ली है और मल्टीपल लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, सुपरमार्केट्स अप्रोच कर रही होती हैं और स्कूल्स वाले अप्रोच कर रहे होते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छे लोगों की कॉल आती है और चीज़ें हमारी बिकती रहती हैं, रेंट पे भी जाती रहती हैं, क्योंकि अब वो तेज़ी से जो है ना भरना शुरू हो गया एरिया। अब 1-1.5 साल के बाद मुझे लगता है कि मेन रोड पे तो कोई जगह किसी को नहीं मिलेगी। आज फिर भी वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है और आपको जिसको खैर रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें, रेजिडेंशियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यही मैं आपको कह रहा हूँ 3.5 करोड़ रुपए में भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। और आप 3.5 करोड़ में प्लॉट लें, मेन पे मिल जाएगा। जी, अच्छे एरिया में मिल जाएगा, फेज 8 में अच्छी लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। 3.5 का बोलें, 3.5 करोड़ रुपए उसके कंस्ट्रक्शन पे लगाएं, 7 करोड़ रुपए में आप डिफेंस में लग्जरी रहें, बजाय इसके कि आप कोई दूसरे एरियाज में जाके रहें। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है या फिर लोग अपने पुराने ऑब्वियसली मकान और पुराने मोहल्ले नहीं छोड़ना चाहते? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी जो टीवी पे बैठ के अगर शो पे मैं बात कर रहा हूँ तो एक तरह से अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। सही है। अब वो जो अच्छी बात सीख लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो वो वहाँ आके थोड़ा सा उस एरिया को एटलीस्ट देखें, क्योंकि वो पूरे कराची से डिफरेंट है। आपको बिजली के तार लटकते हुए नजर नहीं आएंगे वहाँ पे, और आपको पार्किंग प्रॉपर बनी हुई नजर आएगी, रोडों पे कहीं पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि रोड्स पे जब पानी खड़ा हो जाता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर मुल्क में रहना और आप यहाँ लग्जरी चाहते हैं तो फेज 8 से अच्छी कोई जगह नहीं है। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल। वेलकम टू आवर शो कुकिंग विद शाहीना। आपको बताने से पहले कि आज क्या बन रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत सी गेस्ट। सबसे पहले तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you. बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट शो। और साथ साथ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। क्लेंजिंग करें, नाइट क्रीम यूज करें, डे क्रीम यूज करें, सनब्लॉक इस्तेमाल करें। इसकी मैरिनेशन टाइमिंग जो है वो तकरीबन 1 आवर आपने इसको मैरिनेट करना है। लेकिन कुकिंग शो है, टाइम नहीं होता हमारे पास, लाइव शो है, तो हम क्या करेंगे कि साथ साथ बनाएंगे। वो ये मिल्क मौजूद है, हम मिल्क में बनाएंगे। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मिल्क में बनाऊंगी। हम बन गए कुछ तो घर वाले भी मान गए। अभी हुआ है टाइम ब्रेक का, सो लेते हैं ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Trading facilities in financial market to member of institutional, corporate, high net worth individuals and retail clients. Our goal is to serve our clients with effect. अगर आप देखना चाहते हैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं जहां भेज सकेंगे आप अपनी वीडियोस। यार हम लड़कों के साथ बहुत जुल्म होते हैं, बहुत नाइंसाफी बहुत होती जुल्म होता है यार। अगर लड़की फेल हो जाए तो उसकी शादी करा देते हैं। है। और अगर हम जैसे लड़के फेल हो जाए तो साला गधा गाड़ी लेके देते हैं, मजदूरी करवाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। इस वक्त हम बैठे हैं सैयद इरफान रोशन साहब के साथ और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे हमें भी मिली और हमारे देखने वालों को भी मिली। अब शो को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं। मेरे पास हैं आपके लिए मेरे रैपिड फायर के 8 सवाल। आपने मुझे उनका ठक ठक जवाब देना विद इन अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम। थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं जनाब। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि योर फेवरेट वेकेशन प्लेस। दुबई। वाह क्या बात है। बीचेस और माउंटेन्स। बीचेस। गुड। व्हाट्स योर फेवरेट मील। निहारी। हाँ ओके। यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन। कॉलिंग। हाँ यानी कि कोई आपको टेक्स्ट करेगा आप जवाब बहुत बोरिंग होता है वो। तो जिसने करना है इनको कॉल करे, इनको टेक्स्ट बिल्कुल भी मत करें। ओके। हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल। माय फादर। गुड। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप। अलार्म। अलार्म। गुड। 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट। 3 things. क्रिकेट। ओके। यू कांट लिव विदाउट इट। कांट लिव विदाउट Okay. क्रिकेट है, ट्रैवलिंग हाँ एंड डाइन आउट। वाओ। कोई बात नहीं, घर जाके आपका हिसाब होगा। इसमें वाइफ का नाम नहीं लिया आपने, मैं बता रही हूँ आपको, आपने पूछना है इनसे। ओके। इफ यू हैव 24 hours in one place, which place it would be? द प्लेस स्विट्जरलैंड। वाओ, मतलब आप 24 घंटे वहाँ पे वहाँ गुजार गुजार सकते हैं। सकते हैं। वहाँ पे तो स्विट्जरलैंड में तो बंदा कोई महीना गुजार के आए तो फिर भी उसका दिल नहीं भरता। खैर मेरे सवाल हो गए हैं ख़त्म। अब हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात पे। जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है, एक आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हॉकी का मैच चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? What do you think about it? Who will be the winner? आई थिंक इंडिया विल विन। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी मैच का फर्स्ट हाफ गुजरा है ना, हाँ। उसमें पाकिस्तान 1-0 से हार रहा था अनफॉर्चुनेटली। But बड़ा don't बुरा you लग रहा think था, about टीवी it बोलते बुरा कि लग you रहा है। never know कि 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मुझे तो अभी नहीं पता, अभी मैं फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ से निकल के पता चलेगा क्या हुआ है मैच का। सही। तो आप क्रिकेट के अलावा और किस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है?
वो मैंने अभी आपको बताया मिक्टॉस फुटबॉल का जो अभी नया वो गेम है। आपने खेला है खुद? मैंने खुद नहीं खेला क्योंकि जाहिर बात है वो यंगस्टर्स का है, बिल्कुल सही। टीनेजर्स का है, मतलब उसकी मैक्सिमम आई थिंक एज लिमिट कोई 25 है। तो मैं मतलब उसमें सपोर्ट करके अपने सामने बच्चों को खेलता देखना चाहता हूँ कि ये आगे निकलें, बाहर के दौरे करें और उनको वहाँ से 2 पैसे का फ़ायदा भी हो। सही। नहीं, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आप किस गेम को खेलना चाहेंगे क्रिकेट के बाद? मैं खेलता हूँ क्रिकेट के बाद कोई गेम तो वो वीडियो गेम ही है बस बाकी वही कोई बात ऐसा आ गेम जाती नहीं है। अब हम यहाँ पे यही बैठ के बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है इन गैजेट्स ने हमारी जिंदगियों पे क्या असरात डाले हैं, मतलब हमारे बच्चों के दिमागों पे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ख़त्म ही हो चुकी हुई है। हर बंदा, हर बच्चा जो है वीडियो गेम इस्तेमाल कर रहा है। देखिए वीडियो गेम में भी डिपेंड करता है किस तरह की गेम्स आप खेल रहे हैं। जैसे एक गेम है पबजी, वो हमारे घर में बैन है, नहीं हम लोग मेरे घर में भी बैन जी। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा कि इसको बिल्कुल बैन करते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा ऑन ही ना कर सके ना अपने गेम। तो बस ये है कि थोड़ा सा जो है इसी तरह की गेम्स पे बस इंटरेस्ट है। और बाकी क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती है, क्रिकेट के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं आपके? म्यूजिक कैसा पसंद? म्यूज़िक का तो खैर बहुत शौक है। घर के अंदर हमने नीचे बहुत बड़ा थिएटर बनाया हुआ है, उसमें बड़ा तेज़ आवाज़ में गाने और कभी मूवीज़ वगैरह हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, फ्रिक्वेंटली देखते हैं। वेरी गुड। क्या बात है। कभी खुद गुनगुनाते हैं? गुनगुनाने डांस का बड़ा शौक है। हम यहाँ पे वो नहीं करवा सकते हैं। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं म्यूजिक के साथ साथ गाने का शौक है? नहीं, गाने शेर व शायरी का? नहीं उसका मेरी मदर को शौक है शेर व शायरी का। अच्छा जी, अच्छा, बाकी अच्छा। वैसे तो नहीं। वाओ। तो ड्राइव पे जाते हैं वाइफ के साथ? बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे? डेली तकरीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ड्राइव होती है। दोनों की होती है। मतलब दोनों और ये 18 साल से शादी को 18 साल हो गए, जब से आदत है हमारी। मतलब ये कुछ भी हो जाए ये मतलब नहीं खत्म हो सकती? कभी खुदा ना खादा कोई इमरजेंसी है तो फिर तो जाहिर बात है फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे हम माशाल्लाह निकलते हैं, डेली निकलते हैं। ओके। तो कभी लड़ाई हुई है दोनों में? झगड़ा होता है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? देखिए लड़ाई तो आपको पता है दुनिया के हर कपल में Obviously, हर 2-3 दिन में और ये छोटी मोटी जरूरी बातों पे होता है। जब आप बहुत पुराने हो जाते हैं एक दूसरे के लिए तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं ना। बिल्कुल। और ये अच्छी बात भी है, इससे फिर मोहब्बत भी रहती है। बिल्कुल। जी। तो और सॉरी सॉरी कौन बोलने बोलता का, है? देखिए सॉरी जो है क्या नाम है, कभी अगर मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत गुस्सा कर दिया वाइफ के ऊपर हाँ। और मुझे मतलब सॉरी तो नहीं बोलता लेकिन मैं मना लेता हूँ कि चलो यार गलती हो मतलब गई ना। बात को मतलब और वो सॉरी वो कभी उससे कोई गलती हो जाती है, उसे भी वो भी रियलाइज करती है गलती हुई है। हाँ। तो वो फिर वो आगे पीछे होती है कि नहीं यार चलो मतलब बात वो खत्म हो जाए। स्पेसिफिक एक जो होता है ना कि मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, इस तरह नहीं होता? नहीं वो वाला नहीं बात है, करना शुरू कर देते हैं? बात करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं चीज़ों को लंबा ना करें। बस ये हो गया तो मेरा तो ये कि 1-8 घंटे में सेट हो जाता हूँ, चलो यार। तो मतलब आप कहते हैं जितनी जल्दी बात खत्म होगी उतना अच्छा हो अच्छी बात है, क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को स्ट्रेस दे बंदा। मेंटली बंदा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। चलें जी, दैट्स वेल एंड गुड कि आप जो है वो बड़े ध्यान से आपने अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं और सॉरी भी बोल देते हैं, एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जब पार्टनर आपका अंडरस्टैंडिंग हो ना तो फिर आपको ज़िंदगी में आई डोंट थिंक सो कभी भी कोई मुश्किल पेश आती है। मुझे ये बताएं कि वाइफ के साथ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे, सिर्फ आप और वाइफ? हम लोग इंशाल्लाह कमिंग ईयर यूरोप टूर प्लान कर रहे हैं। अच्छा। देखिए इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। आने वाले दिनों में अपने जो क्रिकेट है उसको आप कहाँ देखते हैं और आपका जो बिजनेस है उसको आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए क्रिकेट का तो ये है कि अब हमारा सीज़न स्टार्ट होने वाला है कराची प्रीमियर लीग का दिसंबर में, और दिसंबर में इंशाल्लाह जब वो हो जाएगा तो मेरी कोशिश ये है कि टीम ऐसी बनाऊं कि कोई अच्छा लड़का मेरी टीम से निकल आए। जैसे पहले मोहम्मद हसन निकला था, इस बार भी 2-3 अच्छे लड़के हैं नज़र में इंशाल्लाह। बस अगर नसीब में होगा तो आ जाएंगे। क्वांटिटी क्या है आपकी टीम में लड़कों की? अभी जो सिलेक्शन करनी थी तो उसमें कोई 30 लड़के थे, उनमें 20 खेलेंगे। तो जो 2-4 ऐसे हैं जो सीरियस नहीं नजर आ रहे। अच्छा। अभी फाइनल सिलेक्शन बाकी है तो अभी पता चलेगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। कितने पानी में? मैं कैप्टन हूँ टीम का। ओके। और मैं ही लीड करूंगा सारी चीज़ें। ओके ओके ओके। तो लड़कों का इंटरेस्ट अभी आप देख रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वो वैसा परफॉर्म कर सकते हैं? लड़के परफॉर्म भी करते हैं, बहुत से सीरियस खेलते हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सी हंसी मजाक में खेलते हैं और कहते हैं यार हम फील्डिंग ज़्यादा नहीं हो रही, ये नहीं। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई पहले आप फील्डिंग करो। हाँ। फिर थोड़ा सा उनको आप समझ लें टफ टाइम देना पड़ता है ताकि वो सीरियस हो चीज़ों को लेके। तो कितनी देर में आप जो है उनकी जो है क्लास लेते हैं, क्लास कह लें, या फिर उनकी जो है ग्राउंड में कितना
टाइम लेते हैं आप उनका? ग्राउंड में टाइम, हमारा जो मैच होता है तो उसमें तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। अच्छा। T20 मैच होता है। अच्छा। और कोशिश करता हूँ फ्रेंडली माहौल रखूँ ताकि कोई बदमज़गी ना हो किसी उनकी के साथ। फिटनेस के लिए आप उनको क्या जो है रेफर करते हैं? फिटनेस के लिए तो मैं खुद को भी वैसे रेफ़र कर ही रहा हूँ आजकल, फिटनेस पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपनी। हाँ। और बाकी फिटनेस का कोई ऐसा ख़ास नहीं है क्योंकि जो भी खेलने वाले सारे यंगस्टर्स हैं सबका स्टेमिना अच्छा है। हाँ, सबको ये कहता हूँ कि यार कोई ओवर ईटिंग ना करे, थोड़ा राइस वगैरह कम खाएं, मीठा थोड़ा कम खाएं, ये चीज़ें हम सही। बताते हैं। और एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, सही। आपका गेम प्लान अच्छा होना चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, सही। और आप अपने साथ खुद सिंसियर होने चाहिए। सही। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। और खुद का बंदे का बिलीव भी अपने ऊपर होता है ना, कि जैसे बाबर आजम है, उसका अपना बिलीव था कि यार मैं एक दिन पाकिस्तान खेल जाऊंगा। सही। तो आज माशाल्लाह उसने जो रिकॉर्ड बनाया, हाँ। वो दुनिया का दूसरा बैट्समैन बन गया जिसकी मोस्ट T20 100s है। नंबर 1 पे क्रिस गेल की, नंबर 2 पे इनकी है। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, मैं कभी कभार अगेंस्ट भी होता हूँ, लेकिन आज से अगेंस्ट नहीं होगा क्योंकि माशाल्लाह जो रिकॉर्ड बनाया, कुछ टैलेंट है उनके अंदर तो है, और हम भी बैठ के तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इरफान साहब, हमारे शो का जो वक्त है वो ख़त्म होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाते जाते हमारे यूथ को, हमारे यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को बस सबको यही, मतलब पेरेंट्स से भी मैं अपील करूंगा, एक तो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा बिलीव करें और उनके ऊपर ज़्यादा रोक टोक नहीं करें और उनको खुद आगे आने दें। और बाकी दूसरा मैं यही करूंगा कि भाई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट को लेकर, आप थोड़ा सा, जो लोग पुराने एरियाज़ में रह रहे हैं और पैसा है, तो कोशिश करें कि उन एरिया से निकल के डिफेंस साइड पे आएँ और एक लग्जरी लाइफ जो है वो वहाँ पे अपनी स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।